नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी विथ राजन से राजन कुमार। यह वीडियो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पार्ट 2 है। इसके पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम करा चुके हैं और इतिहास का कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हो गया, जिसमें शुरुआत में आपको साउंड में प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो में क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसको जरूर देखिए। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए आपको कितना नॉलेज मिलता है। और इस वीडियो के पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख के तब 2 देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं जो आपको पार्ट 1 में पार्ट 2 में सम्मिलित रूप से है। तो पार्ट 1 में हम उसको थोड़ा डिटेल से बताए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जरूर जाके देखिए। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पेरिस समझौता की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन। कहने का मतलब है कि पेरिस समझौता जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित समझौता था, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए। मतलब 15 में हुए थे और 5 वर्ष यानी 20 में पूरे हो गए। तो उसी के उपलक्ष्य में दिसंबर में क्या हुए थे, आपको सम्मेलन हुए थे। ठीक, तो पेरिस समझौते क्यों हुए थे? ग्रीन हाउस से संबंधित। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोविड कोविड कर रहे हैं। पेरिस समझौता जो है आपको उसको COP21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? COP21। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, मतलब आपको 21वीं मीटिंग थी COP की, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। आपको इसमें जब 2015 में मीटिंग हुआ था उसमें 196 देश थे, अमेरिका भी सम्मिलित था, लेकिन बाद में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में इस समझौते से हट गया। लेकिन अभी हाल ही में जो 46वें प्रेसिडेंट बने हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन, उनके द्वारा कहा गया है भाषण, मतलब अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही, कि हम क्या करेंगे, पेरिस समझौते को फिर से जुड़ेंगे। ठीक, तो आपको क्या न्यूज है? पेरिस समझौता की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे आपको जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए पेरिस जलवायु समझौते को पेरिस में COP21 में 12 दिसंबर 2015 को 196 देशों द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें बस वही याद रखना कि COP21 का मीटिंग आपको पेरिस में 2015 में हुआ था, वहाँ पे पेरिस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। नेक्स्ट है, आगे आते हैं। जलवायु शिखर सम्मेलन नाम के इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त मेजबानी में किया गया। लेकिन अभी जो मीटिंग हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है? तो जलवायु शिखर सम्मेलन। और किन की मेजबानी में हुई है? तो फ्रांस और ब्रिटेन की मेजबानी में, साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ था। इतना जरूर याद रखिएगा कि जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 वाला किसकी मेजबानी में हुई है? तो फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ के। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। भारत ने 2005 के स्तर से उत्सर्जन की तीव्रता को 21% कम किया है। कोई एग्जाम मेंस के देते होंगे तो वहाँ पे मतलब ये डाटा यूज करने में, इन्वायरमेंट साइंस टेक बिहार का जैसे साइंस टेक होता है, वहाँ पे डाटा यूज करने में आपको काम करेगा। राष्ट्रपति यहाँ पे पहले न्यूज को कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद आगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने बताया कि अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 2022 तक 175 गीगावाट तक 2030 तक 450 गीगावाट करने का भारत का लक्ष्य है। और बढ़ा के क्या मतलब, आपको पहले जो था 2020 तक 100 आपको गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना था। ठीक है, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, आपको नेक्स्ट न्यूज में है, राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन एक कार्यक्रम के पहले ही दिन अमेरिकी पेरिस समझौते से पुनः जुड़ने का बाइडेन घोषणा। अब पेरिस समझौता क्या है, बाइडेन 46 राष्ट्रपति है, बता दिए हैं। चलिए इस न्यूज से इतना ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत फायदेमंद है। और इसको देखने से पहले एक बार पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी में आंतरिक संघर्ष के पश्चात प्रधानमंत्री ओली की संस्तुति पर संसद भंग। अब जैसे पता है कि नेपाल जो का संविधान जो है भारत के संविधान से प्रेरित है। भारत में संघीय ढांचा है, वहाँ पे भी संघीय ढांचा है, थोड़ा सा परिवर्तन है। तो भारत में जैसे संसद के भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने आपको सिफारिश किया कि संसद आप भंग कीजिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस घटना का समय इतना ही, मतलब इस न्यूज छपने का समय इतना ही काम हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, आपको उच्चतम न्यायालय इसको अमान्य करार दे दिया, सरकार रहेगी। बाद में और
बाद में 1-2 महीना बाद में अभी हाल ही में आपको विपक्षी दलों के द्वारा मतलब गठबंधन में जो दल थे उनके द्वारा सरकार से समर्थन ले लिया गया और सरकार गिर गई। लेकिन फिर से जब विश्वास मत का प्रस्ताव पारित किया गया तो नेपाल में विश्वास मत का प्रस्ताव पारित हो गया। छोड़िए इस सब न्यूज से आप लोग क्या मतलब है, और पीटी देते हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, इतना ही रखना है बस। नेपाल की राजधानी काठमांडू याद है आप लोग को। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपको 8,448.86 मीटर हाल ही में नेपाल और चीन के संयुक्त अभियान के द्वारा मापे गए हैं। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए और नेपाल के बारे में जानकारी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे तो आप लोग पता है कि 2015 में वहाँ पे संविधान लागू हुए थे। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछ दे, पूछने की संभावना कम है लेकिन पूछ दे तो मोरक्को और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध हेतु सहमति। और मोरक्को सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि मोरक्को है कहाँ। तो मोरक्को जो है ये क्या है, अफ्रीकन देश है, याद रखिएगा अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी रबात है। इजराइल जो है, इजराइल की राजधानी हम क्या है, भारतीय हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोलेंगे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव। अमेरिका और इजराइल के द्वारा राजधानी को परिवर्तन करके जेरूसलम को बदल दिया गया। मतलब इजराइल ने क्या किया, हाल ही में राजधानी अपने तेल अवीव से हटाकर जेरूसलम कर दिया, जिसको अमेरिका ने मान्यता दे दिया। लेकिन वैश्विक समुदाय के द्वारा इसको मान्यता नहीं दिया गया है। यह फिलिस्तीन और आपको इजराइल के बीच विवादित क्षेत्र है। तो अभी वैश्विक लोगों के द्वारा मतलब अधिकांश विश्व के देश के द्वारा इजराइल की राजधानी तेल अवीव ही मानी जाती है, जिसमें हम भारत के भी हैं। ठीक है, वैसा ही मोरक्को की राजधानी आपको क्या है, आपको रबात है। अब देखिए मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, इजराइल एक आपको एशियन कंट्री है, याद रहना चाहिए। मोरक्को और आपको स्पेन के बीच में एक जल संधि है जिसको जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। यहाँ पे आपको भूमध्य सागर है और यहाँ पे अटलांटिक है। ठीक है, तो अटलांटिक और भूमध्य सागर को आपको जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। और किसको किसको अलग किया जाता है, तो आपको अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है और देश मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। इतना आप यहाँ से याद रखिएगा। राजधानी रबात हो गया, इजराइल की राजधानी तेल अवीव हो गए। ठीक है, अब इजराइल पे मेरा एक वीडियो है 8-10 मिनट का, इजराइल के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दिए हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपको काम देगा। वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हाल ही में गाजा पट्टी के क्षेत्र को लेकर विवाद अधिक बढ़ गया था, बढ़ा हुआ है अभी भी, तो उसको जरूर जाकर देखिए, उसको वहाँ पे आपको अधिक जानकारी मिलेगी। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के पश्चात अब अफ्रीकन देश मोरक्को की भी इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने की सहमत हुआ है। अब देखिए ये जो आपको इजराइल और के साथ सभी देश जो समझौता कर रहे हैं उसको अब्राहम समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात, इतना आपको न्यूज यहाँ से मिल गया। अब देखिए ट्रंप ने मोरक्को के राजा को मनाया कि आप इजराइल से क्या कीजिए, समझौता कीजिए। क्यों, क्योंकि आपके क्षेत्र का एक देश है पोलिसारियो। आप स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम देते हैं, बीपीएससी लेवल का या सीडीपीओ या मतलब पीसीएस लेवल के एग्जाम देते हैं तो इस क्षेत्र का नाम याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में आ गया और विवादित क्षेत्र है। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि पोलिसारियो नामक देश, नए देश बनाने की मतलब विद्रोहियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहाँ है, तो मोरक्को में है। ठीक, मोरक्को और आपको अल्जीरिया के बीच में विवादित क्षेत्र है जिसको डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले हैं कि हम क्या करेंगे, पोलिसारियो को मान्यता देंगे कि आपका क्षेत्र है। अल्जीरिया क्या चाह रहा है कि एक नया देश बने। ठीक, तो आप यहाँ पे पीसीएस के लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक याद रखिएगा। हाँ, दरोगा वाले मतलब जो भी हैं उसके नीचे, और मान लीजिए कि सबको से आगे निकलना है, कोई 80 बनाएगा आप 82-81 बनाइएगा, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से न्यूज आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है, कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ कंप्लीट हो गया। उज्बेकिस्तान के साथ भारत की आभासी शिखर सम्मेलन। अब क्या है, ये उज्बेकिस्तान है, ये क्या है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और भारत, तो यहाँ पे आभासी शिखर सम्मेलन के बारे में आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक क्या कीजिएगा, आप इसका राजधानी जरूर देखिए, उज्बेकिस्तान का राजधानी है कहाँ। ठीक है, और उज्बेकिस्तान अगर है तो ये देश है कहाँ। तो आप लोग को हम शंघाई सहयोग फर्स्ट वीडियो में एससीओ के जो मीटिंग हुआ था उसमें आपको डिटेल से बताएं कि उसके 8 मेंबर हैं, कब मतलब स्थापना हुआ, पहले 5 थे, फिर 6 कब हुए 2001 में, और 8 कब हुए 2017 में भारत और पाकिस्तान जुटा। ठीक है, तो उसी में चर्चा की है कि कौन कौन आपको एससीओ का मेंबर है और ये देश कहाँ पड़ता है। तो इतना यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि उज्बेकिस्तान जो है एशियन देश है,
ठीक है। अब इसकी राजधानी आप लोग खुद खोजिए और 5 देश हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इन सब का राजधानी जरूर याद रखिए, एक जगह पन्ना पर लिख के दीवार में चिपका दीजिए, इसी 5 को राजधानियाँ। सब राजधानी में कन्फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे खूब कन्फ्यूजन होता है, हमको होता है, आपको भी होता होगा ना, कि सवाल नहीं है कि नहीं होता होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काम आप लोग कर लीजिएगा जरूर। चलिए, तब बाकी सब इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके काम के। संघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत का सिनेमा स्कोप कार्यक्रम। अब भारत ने कहा कि चलिए फिल्म देखा जाए भाई, फिल्म देखा जाए, तो ये भारत ने क्या किया, सिनेमा स्कोप कार्यक्रम चलाए हैं संघाई देशों के लिए, जिसके 8 मेंबर है, जिसमें प्रथम फिल्म जो भारत की तरफ से चलाया जाएगा वो है 3 इडियट, याद रखिएगा। ठीक, बस इतना ही न्यूज है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे न्यूज मिलता है हमको, एवरेस्ट शिखर सम्मेलन की ऊंचाई पहले के आकलन से 3 फुट अधिक। ठीक, मतलब अब क्या होने की अनुमान है कि 8,848.86, पहले क्या था 8,848, तो लगभग 3 फुट बढ़ गया, 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर, तो 30×3=90। ठीक है, तो आपको 8,848 मापी गई है, पहले 8,848 पहले मापी गई थी, अब क्या मापी गई है 8,848.86 मीटर। अभी किसके द्वारा मापी गई है, तो आपको चीन और नेपाल के द्वारा मापी गई है। पहले किसके द्वारा मापी गई थी, भारत के द्वारा मापी गई थी 1954 ईस्वी में। बस अब एवरेस्ट शिखर कहाँ है, तो बृहद हिमालय का पार्ट है, बृहद हिमालय की पार्ट है। जितनी भी भारत में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो बृहद हिमालय में ही पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय कटा कटा है, ठीक है, और ये शिवालिक है। और नेपाल में आपको लघु हिमालय का महाभारत श्रेणी पड़ता है, याद रखिएगा। अब जितने भी ऊंची चोटी है सब बृहद हिमालय, या आपको उत्तरी हिमालय इस समय इसमें पड़ता है। इसके अनेक नाम है, जिसमें सहाद्री नहीं, ठीक, बृहद हिमालय और उत्तरी हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इतना हो गया, यहाँ उतना ही न्यूज आपको चाहिए वहाँ से। शंघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत का ये बता दिए, 23 दिनों में चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर धरती पर लौटा चीन का चांग ई-5। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, तो चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग, चीन के राजधानी कहाँ है बताइए, कहाँ है, शंघाई की बीजिंग, तो बीजिंग, ठीक है। उसके बाद चीन के आपको जी जिनपिंग होंगे। उसके बाद ये भी याद रखना है कि चीन के बाउंड्री किससे टच करता है, थोड़ा एक बार अपनी मैप में जाके देख लीजिए, जरूरी है भाई, जरूरी है, थोड़ा मैप देखिए, मैप एक एटलस रखिए आप लोग, एटलस रखिएगा ना, तो आपको देश रटना नहीं पड़ेगा, सब देश कौन कहाँ है आपको याद हो जाएगा देखते देखते, ठीक है। और आजकल के एग्जाम में आपको रटंत विद्या से पास नहीं कीजिएगा, 60 को 50 को % नंबर नहीं लाना है, 70% 75% लाना है, तो थोड़ा माइंड यूज करके और उससे अलग आइए लो, ऐसे याद करके आप पास कीजिएगा। और पीसीएस की जब तैयारी करते हैं तो मैप देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चंद्रमा पर चीन के द्वारा मिशन भेजा गया था, उस मिशन का नाम क्या है, चांग ई-5। बस हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं, जो वर्क आपको दे रहे हैं उसको कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, 6 वर्ष में रियुंग क्षुद्र ग्रह की मिट्टी का नमूना लेकर लौटा जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान। अब देखिए रियुंग क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, वो आपको उस पर कौन सा विमान गया था, तो हायाबुसा गया था, कौन देश का है, जापान का। बस हो गया, इतना ही याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। और डिटेल से आप पे पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, डिटेल्स यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता है वहाँ पे हम डिटेल करा दे रहे हैं। चीन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट गाओफेन 14 का प्रक्षेपण। और बस यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, स्किप कर सकते हैं न्यूज को, अगर याद करने का मन करे तो। गाओफेन जो है आपको किस देश का सेटेलाइट प्रक्षेपण है, गाओफेन किस देश से संबंधित है, चीन से। बस हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो है आपको 5 दशक पश्चात चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने का अमेरिका का 8 मिशन। ये इंपॉर्टेंट आपको है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 मिशन किस देश का है, तो अमेरिका का। कहाँ जाएगा, तो चंद्रमा पर। यहाँ पे एक लाइन से 3 क्वेश्चन आपके बने, वहीं ऑनलाइनर पढ़िएगा तो 3 लाइन में आपको कंप्लीट होगा, तो अभी आधा दर्जन करें।
ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए कब जाएगा ये अमेरिका का मिशन चंद्रमा पर, तो 2019-2024 तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अब देखिए नासा के द्वारा भेजा जाएगा, तो नासा किस देश का अंतरिक्ष मतलब स्टेशन है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रक्षेपण करने वाला संस्था है, तो आपको ये अमेरिका का है, याद रखिएगा। ठीक, इसके पहले जो था चंद्रमा पर प्रथम देश किसी का आदमी आपको अंतरिक्ष यान मतलब चंद्रमा पर गया था, वो था अमेरिका। कौन कौन गए थे याद रखिए, तो नील आर्मस्ट्रांग, एडोल एड्रिन और चौथा माइकल कोली। इसी साल उनका देहांत हुआ है, इंपॉर्टेंट है तीनों आदमी का। लेकिन एड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो आपको चंद्रमा की सतह पर गए, लेकिन माइकल कोली क्या है, यान में ही रहे। ठीक, और प्रथम कदम जो लगे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, याद रखिएगा। अब इतना आपको कर दिए, 1969 में अपोलो 11 के द्वारा वो गए थे। चलिए यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आप लोग को, रूस द्वारा अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट अंगरा A5 का दूसरा प्रक्षेपण। बस इतना याद रखना है, पीसीसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सब लोग याद रखिएगा इसको। रूस ना है भाई, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस किस महादेश में पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है भाई, भौगोलिक रूप से एशिया, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप, तो यूरोप ही माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। रूस की क्रांति 1917। ठीक है, रूस की क्रांति के जनक लेनिन। ये सब याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाला प्रथम देश रूस। ठीक है, आर्थिक आयोजन जो है भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है, और आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची में का विषय है। ये सब आपको फैक्ट याद रखिएगा, थोड़ा सा बता देंगे। कितना रूस से बताएं, बहुत सारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक और चीज याद रखिए रूस से, चलिए बता देते हैं। भारत और रूस के बीच शांति, सहयोग और मित्रता संधि जो था आपको 1971 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखना जरूरी है। ठीक, रूस का कहानी बहुत ज़्यादा है भाई, नहीं बता पाएंगे उतना कहला। ठीक है, हाँ एक और याद रखिए। चलिए, सोवियत संघ का विघटन 1990 में। सोवियत संघ में कितने देश थे, 15 थे। ठीक है, याद रखिएगा। और वार्सा संधि जो था 1954 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1954 में। ये किस संगठन से, ग्रुप से संबंधित था, तो आपको सोवियत संघ ग्रुप से। इसी एक किसके जवाब देने के लिए हुआ था, तो नाटो के। नाटो का गठन हुआ था तो 1949 ईस्वी में। नाटो अभी है कि नहीं है। नाटो का मुख्यालय क्या है, तो ब्रुसेल्स में। ये सब याद रखिएगा फैक्ट भाई, थोड़ा सा आया तो बता दिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारतीय मूल के अंतरिक्ष विज्ञानी राजाचारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान में अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये न्यूज है आपका। तो यहाँ पे आपको जानना है कि स्पेस एक्स के मालिक हैं कौन, क्योंकि बहुत चर्चा में आजकल रह रहे हैं। इनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है इनका, एलन मस्क। ठीक है, और इन्हीं की कंपनी मतलब जो स्पेस एक्स है वो अब अंतरिक्ष यान, पहले रक्षा से संबंधित यान बनाता था और उसके बाद परिवहन क्षेत्र में अब प्रवेश किया है और एक ऐसा कैप्सूल डेवलप किया है जो आपको यहाँ से आपको 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगा, वैक्यूम ट्यूब है वो। ठीक, जिसको भारत मुंबई और पुणे के बीच में बनाए भी जा रहे हैं। इस तरह से काम किया जा रहा है उनके द्वारा। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक राजाचारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान में अंतरिक्ष यात्री होंगे। बस कौन, राजाचारी। ठीक है, आपको स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यात्री होंगे तीसरी उड़ान में। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्त, इतना ही ध्यान दीजिए। इसी तरह से चंद्रमा मिशन के लिए जो आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस मिशन जो है उसमें भी इनका नाम चुना गया है, जो 24 में जाएगा, अमेरिका का है मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिक गणराज्य में भारतीय मिशन स्थापित होंगे। एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। देखिए अब हम लोग थोड़ा राजधानी देखते हैं, क्योंकि राजधानी आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन देशों का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है डोमिनिकन गणराज्य, ये आपको उत्तरी अमेरिका है, ये सब क्षेत्र है ना, यहीं पे आपको एक डोमिनिकन गणराज्य है। इस सब देशों का राजधानी कहा जाने भारतीय एग्जाम को बहुत प्यार रहता है, खूब पूछता है, समझे। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर दुर्गा का एग्जाम अगर दे रहे हो तो राजधानी सब याद होना चाहिए, 2 नंबर का पूछता है, समझे दोस्तों, 2 नंबर का। और राजधानी कैसे याद होगा, क्या हम रट्टा मारे बैठ के, न, जैसे
न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में कोई देश आया तो फट देना दिमाग खटने से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग रटवाता है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। फालतू फालतू 1 साल में जो चुनाव है उसका याद कीजिए, बाकी सब छोड़िए। हाँ, फेमस देश है उसका तो ऑलरेडी आपको नाम याद रखेगा। हम ही न्यूज पढ़ा रहे हैं आप लोग को, साथ ये अभी 6 महीने का पढ़ा रहे हैं आप लोग को, सब बड़े बड़े देशों का नाम राजधानी राष्ट्रपति के नाम याद करा देंगे, ठीक है। और राजधानी इस जैसे कोई देश न्यूज में है तो उसका फट देना चाहिए राजधानी देखिए। अब एक जो आप मैगजीन जो है, मैगजीन ले लीजिए, वहाँ लिख दीजिए। एक मैगजीन को ना पढ़िएगा तो आप 10 बार 20 बार 25 बार तक पढ़िएगा, 25 बार आपके आँख के सामने जाएगा, याद ही होना है, ठीक है। चलिए, तो एस्टोनिया जो है, एस्टोनिया का आपको राजधानी जो पड़ता है तालिन पड़ता है, ये आपको यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। उसी तरह से पराग्वे जो है उसका राजधानी आपको, पराग्वे की राजधानी बताइए कहाँ पड़ता है, तो आसनसोयान पड़ता है। पराग्वे की राजधानी आसनसोयान। पराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और डोमिनिकन गणराज्य जो है उसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों बता दिए। अब इस न्यूज जो है भारतीय मिशन स्थापित होंगे, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन राजधानियाँ याद रहना चाहिए। मुद्रा सबका नहीं पूछता है, मुद्रा कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उसी का पूछता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग में भारत का 131वां स्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट कर लीजिए उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेंगे, खूब। कोई न्यूज़ याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा, ये न्यूज़ याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो जितना भी लगा लीजिए। अब हम जानते हैं, थोड़ा डिटेल से इसको जानेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में विभिन्न एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मोस्ट VVI फुल फॉर्म याद रखिएगा। स्थापना तो 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में। और ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, जिसमें इस साल भारत में का स्थान 131वां रहा। अब चलिए ये भी जानते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन शुरू किए थे, तो एक महबूब हक थे, एक हमारे जो थे, आपको क्या नाम है इनका, अमरचंद थे। मेन अर्थशास्त्री महबूब हक जो थे आपको बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, लेकिन कभी कभी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का भी नाम यूज होता है, क्योंकि आपको इस समय तो नहीं, 20 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का ही पड़ता है, इसीलिए। तो दोनों ऑप्शन हो तो बांग्लादेश जाइएगा, अगर एक ऑप्शन हो तो एक देश के किसी एक के साथ चले जाइएगा। और अमर सिंह के सहयोग से किए थे, मतलब उनके सहयोगी रहे थे अमर सिंह। अब देखिए, यूएनडीपी का मानव विकास रैंक जो है वो किस आधार पर जारी होता है, तो इसके लिए मेन 3 आधार है, ठीक है। एक होता है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, एक होता है आय, एक होता है शिक्षा, ठीक है। तो आय जो होता है प्रति व्यक्ति आय से निकाला जाता है। जीवन प्रत्याशा है वो आपको स्वास्थ्य देखा जाता है, को कितना दिन जिया, इसको देखा जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित है। और आपको शिक्षा जो है 1 वर्ष में कितना दिन कोई शिक्षा गया, और आपको मान लीजिए 10 साल रखा गया है कि इतना दिन शिक्षित रहेगा तो आपको इतना पॉइंट देंगे, तो उसमें आपको पॉइंट दिया जाता है। तो आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को देखा जाता है। अब आय में प्रति व्यक्ति, स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा और शिक्षा आपको बता देंगे कैसे निकाला जाता है। तो ये 3 आधार है इसके निकालने के लिए। यहाँ से इतना ही न्यूज आएगा। अब एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आपको 0 से 1 के बीच में इसका मान का गणना किया जाता है, याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में। जिसको 1 मिलेगा वो सबसे अधिक वहाँ का मानव विकास होगा, और जिसको 0 मिलेगा उसका न्यूनतम होगा। तो ये भी हमको जानना जरूरी है कि सबसे 1 नंबर पर स्थान पर कौन रहता है और सबसे नीचे स्थान पर कौन रहता है। तो सबसे 1 नंबर पर जो रहता है वो नॉर्वे है, और मतलब रहता नहीं है, ईसल है। और सबसे नीचे जो है वो नाइजर है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए निचोड़ निकाल के। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, यही एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए, ठीक, नेक्स्ट आते हैं, न्यूज की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसको एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, भारत का जो आपको सूचकांक में पॉइंट मिला है वो मिला है 0.645, 0.645, मतलब 645 एक ही आसपास के आंकड़ा है, मतलब नंबर है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट हमसे छूटा था, इसी का जरूरत हो गया। नॉर्वे के बारे में बता दें, पॉइंट उसका कितना है याद करने की जरूरत नहीं है, नाइजर के पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये सब आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट न्यूज जो है आपको है, चलिए ये सब यही है बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूज जो होगा वो होगा आपको 1 जनवरी 2001 से 2 वर्ष के लिए भारत सुरक्षा परिषद का सदस्यों का मोस्ट बीबीआई है। 1 जनवरी 2021 से 21 पूरा रहेगा, 22 पूरा रहेगा, ठीक है, 22 पूरा रहेगा, 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा। अब ये कितना बार चुनाया है? 8 बार। क्या सबसे अधिक बार भारत ही चुनाया है? तो नहीं दोस्तों, सबसे अधिक बार भारत आपको नहीं चुनाया है, बल्कि जापान चुनाया है 11 बार, ठीक है। उसी तरह से भारत प्रथम बार कब चुनाया था? तो आप जाके डाटा देखिए, आपको 1954 में चुनाया था, सॉरी 50-51 में चुनाया था, सॉरी दोस्तों। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों के लिए, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इनको वीटो का अधिकार मिला है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसी के वीटो के थ्रू होता है। सुरक्षा परिषद के जो अंग है आपको उसमें आपको मतलब सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है उसमें सुरक्षा परिषद सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभियान जानने की उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है, ऐसे आगे दिमाग में बता दिए। हाँ, अभी 5 गो सदस्य भारत के साथ चुनाए हैं, उनका नाम तो जरूरी याद है करना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जानते हैं क्या कीजिएगा दोस्तों? महाद्वीप वाइज याद कीजिएगा। जैसे एशिया से कौन कौन है देखिए तो जरा, एशिया से कौन कौन है? तो एशिया से एक तो भारत है, और कोई है? नॉर्वे एशिया का देश है, बताइए आप लोग, नॉर्वे है एशिया का देश? तो ना, जवाब आएगा नहीं। तो कहाँ का है? तो यूरोप का है, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिको है, ये कहाँ का देश है दोस्त? तो यह आपको उत्तरी अमेरिका, ठीक। सबका राजधानी आप लोग अपना से एक बार देख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक। उसी तरह से आयरलैंड जो है, आयरलैंड कहाँ का देश है? तो यूरोप का। तो यूरोप के कितने देश मिल गए? नॉर्वे और आयरलैंड, याद रखिए। उसी तरह से कीनिया, कीनिया किस महादेश में पड़ता है? तो कीनिया जो पड़ता है अफ्रीका में पड़ता है। तो आपको यूरोप से 2 कंट्री है, नॉर्वे आयरलैंड, अफ्रीका से कीनिया है, और मैक्सिको कहाँ से है? उत्तरी अमेरिका से, ठीक। और आपको क्या कहते हैं? भारत एशिया से एकमात्र भारत ही है, ठीक। अब इसका हम एक बार राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो राजधानी देखते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, आयरलैंड की राजधानी डब्लिन, और कीनिया की राजधानी नैरोबी, ठीक, याद रखिएगा। और भारत की राजधानी हम आप लोग को बताएं, आप लोग का इतना भी खराब दिन नहीं आया है। तो यहाँ पे याद रखने की भारत 8वां सदस्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 बार सदस्य बना है। प्रथम 1950-51 में, और अभी 21 से 22 तक रहेगा, 2 साल का कार्यकाल होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य हमेशा रहते हैं, और 5 अस्थायी सदस्य का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो एशिया से कौन है बताइए? एशिया से चीन है, मात्र चीन है। और अफ्रीका से कोई है बताइए तो? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से कोई है? नहीं है। दक्षिण अमेरिका से कोई नहीं है। उत्तरी अमेरिका से हाँ है, कौन है? तो खुद अमेरिका है, यूएसए। और यूरोप से देखिए, एक तो रूस हो गया, दूसरा कौन है? ब्रिटेन हो गया, तीसरा फ्रांस हो गया। तो यूरोप का 3 कंट्री, और आपको 2 जो है चीन, और आपको यूएसए, याद रखिएगा। इतने 5 अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य हमेशा रहते हैं, ठीक। चलिए, ये आपको जितना न्यूज़ था उतना बता दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ आपको पता है, जरूर याद रखिएगा, ना कि सवाल नहीं है कि याद आप लोग को नहीं रखना है। नेक्स्ट आते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। सार्क का मेंबर भी है बांग्लादेश, संग संग। और बताइए क्या चीज़ का मेंबर है? तो बिमस्टेक का मेंबर है। क्या चीज़ का मेंबर है? बिमस्टेक का, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब भारत और श्रीलंका के बीच आभासी शिखर सम्मेलन हुए हैं ऑनलाइन। इसमें कुछ न्यूज है आपको बताते हैं। नेवर फर्स्ट पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो भारत के द्वारा, ये याद रखिएगा। पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए नेवर फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसके पहले भी कुछ पॉलिसी है भारत का विदेश नीति के लिए, जैसे गुजराल सिद्धांत, जिसमें पड़ोसी को खुला छूट देने की नीति अपनाई गई थी। अब गुजराल सिद्धांत जो है, आप लोगों को पता है कि गुजराल जो है आपको भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था? तो नहीं दोस्तों, उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, याद रखिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो भारतीय विदेश मंत्री आपको गुजराल उस समय थे, उन्होंने आपको गुजराल सिद्धांत दिया था, जिसमें पड़ोसियों को खुला छूट देने की नीति अपनाई गई थी। और ये बोला गया था कि पड़ोसियों के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले उनसे कुछ आशा नहीं रखें, इस तरह का काम किया जाए, ठीक है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच क्यों ऑनलाइन सम्मेलन हुए? तो इसका उद्देश्य यह है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो है शेख मुजीबुर रहमान
इन्हीं के द्वारा बांग्लादेश की स्थापना की गई, मुख्य भूमिका निभाई गई थी। उन्हीं के जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो आपको शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री भी है शेख हसीना, दोनों ने क्या किया, संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया। याद रखिएगा, इनकी 150वीं जयंती है, तो जितनी जयंती होती है उतने रुपये के डाक टिकट जारी की जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1965 के पहले रेल संपर्कों के पुनर्हाल की दिशा में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए वाल्दी हाड़ी और चिपाटी के बीच पुनर्बहाल किए गए नए रेल मार्गों का दोनों प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो आपको ये तीसरी रेल मार्ग है बांग्लादेश के बीच में, जो हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी, याद रखना जरूरी है करंट अफेयर के लिए, हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट नहीं याद रखिए, बस याद रखिए कि उसके ऊपर रेल आपको काम शुरू की गई है, ठीक है। और बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारा जो होता है बहुत फेमस है, याद रखिएगा। सुंदरवन जो डेल्टा है भारत और बांग्लादेश दोनों में है, ठीक। चलिए, फेनी पुल पर, मतलब फेनी पुल जो है ये भी आपको विवादित क्षेत्र है। यहाँ पे आपको पुल बने हैं हाल ही में भारत और मतलब बांग्लादेश के बीच में, जो मणिपुर और भारत में होकर जाता है, ठीक। तीस्ता नदी हो गया। भारत और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बीच बिना रुकावट आवाजाही के लिए BBIN, और BBIN जो है BBIN ये जो है मोटर वाहन समझौता है, जिसमें आपको सड़क बनाए जाएंगे इन देशों से होकर, और आराम से गाड़ी जो होगी, माल जो होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब आपको मेंस के लिए जरूरी है, सार्क के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि इस पर काम किया जाए, ठीक है। सार्क के बीच नहीं, मतलब पड़ोसी देशों के बीच अगर समझौता क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे BBIN जो है इस संगठन की चर्चा आप लोग कर सकते हैं। पहले पड़ोस की नीति की भी चर्चा कर सकते हैं, गुजराल सिद्धांत की भी चर्चा करना होगा। तब BBIN जो है आपको सड़क परिवहन की सुविधा बहाल करने के लिए एक योजना है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है और भूटान है। और देखिए भूटान है तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इस तरह से देश है, ठीक है। क्या हुआ था, पहले इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाना था, लेकिन क्या हुआ कि भूटान के द्वारा इस समझौते से हट दिया गया। क्यों हट गया था, क्योंकि भूटान कह रहा था कि हमारे देश से अगर ट्रक जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके बदले में विवाद का क्षेत्र है, तो इसको लागू करने के लिए ये भी राय दे सकते हैं कि क्या कीजिए, जल परिवहन को विकसित कीजिए भाई, ठीक है। मेंस के लिए थोड़ा सा बता दिए थे दोस्त, आप लोग बस याद रखिएगा BBIN का में कौन कौन देश है PT के लिए, ठीक। तो इतना बात आप लोग को बता देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये न्यूज हो गया। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन। और भारत और वियतनाम, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वियतनाम किस महादेश का देश है, तो एशिया महादेश का देश है। कहाँ पड़ता है दोस्त, थोड़ा देखिए तो, एशिया में के पूर्वी भाग में है कि नहीं, चीन के नीचे, तो आप लोग कहिएगा हाँ है ना, हाँ बिल्कुल है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वियतनाम में है, इतना बात आप लोग याद रखें। वियतनाम की राजधानी हनोई है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ हनोई लग रहा है हमको वियतनाम। हाँ, वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, डोंग वहाँ का मुद्रा है। और वियतनाम में जो है, वियतनाम में वो आपको किस देश का राजधानी है, तो वो है आपको लाओस का राजधानी। कहाँ का, तो लाओस का। लाओस जो है आपको एक भूअष्ट देश है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। दोनों जो है वियतनाम लाओस, ये आपको सार्क के मेंबर है। पीछे इसके बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा की है, तो आशा है कि वहाँ पे आप लोग देखे होंगे। बाकी सब यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है न्यूज में। नेक्स्ट जो है आपको नामीबिया के एक अस्थायी चुनाव में एडोल्फ हिटलर नाम का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीता। इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू न्यूज है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आपको जो न्यूज बनते थे वो हम बताए हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे हमारे पढ़ाने की शैली में भी सुधार आ रहा है, हम खुद फील कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।